तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, है ना। हाँ, दिन में क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि रात भर सोए नहीं थे, अभी भी थोड़ा सा नींद लग रहा है ना। दिन में अगर रात में नहीं नींद आता है ना तो फिर क्या हो जाता है कि पूरा दिन खराब हो जाता है। वही चीज हो गया था रात में। नहीं तो एक क्लास दिन में भी होता, एक क्लास कि भारत में सेवा क्षेत्र को, है ना, भारत में क्या हो गया, भारत में सेवा क्षेत्र को, है ना, कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत में सेवा जो क्षेत्र है इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा सेवा? तो एक तो आपका हो जाता है सरकारी सेवा और एक हो जाता है गैर सरकारी सेवा, है ना। एक होता है सरकारी सेवा और एक क्या हो जाता है, गैर सरकारी सेवा, है ना। एक क्या हो जाता है, गैर सरकारी सेवा। तो आपको याद रखना है कि सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा, है ना, है ना। सरकारी सेवा किसको कहते हैं? तो ऐसा सेवा जिसके बदला में, है ना, जिसके बदला में, ऐसा सेवा जिसमें काम के बदला में सरकार आपको वेतन देती है तो उसको हम लोग कहते हैं सरकारी सेवा। और ऐसा सेवा जिस जिस जो काम के बदला में सरकार आपको वेतन नहीं देती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैर सरकारी सेवा, मतलब प्राइवेट सेवा नहीं। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स होता है कि जो आपका कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। याद रखना है, कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना। दूसरा आपका है कि द्वितीयक क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र को। द्वितीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है ना। और तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही है ना, कि प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं, है ना। तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र हम लोग सेवा क्षेत्र को कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, है ना। विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं SEZ, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और देश में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना। तो देश में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है? तो देश में 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है ना। 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है ना। ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? ये जो नीति आयोग है इसके जगह पहले क्या था? योजना आयोग था। क्या नाम था इसका? योजना आयोग। योजना आयोग का नाम जो है चेंज करके क्या किया गया? नीति आयोग किया गया। तो योजना आयोग जो है इसका स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना हुआ था, है ना। और ये जो योजना आयोग है इसके जो अध्यक्ष होते थे, कौन होते थे? प्रधानमंत्री। कौन होते थे? प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इसका काम क्या था? पंचवर्षीय योजना को बनाना। पंचवर्षीय यानी 5 साल के लिए जो कोई योजना बनता है तो उसको बनाना, ये योजना आयोग का काम था, है ना। इसका काम क्या था? पंचवर्षीय योजना को बनाना। पंचवर्षीय योजना को बनाना इसका काम था। तो योजना आयोग का नाम बदल करके योजना आयोग को भंग कर दिया गया 2014 में, और इसका नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, है ना। नीति आयोग कर दिया गया, है ना। नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है ना। नीति, नीति का अर्थ क्या हो जाता है? नीति का जो मतलब पूछ लिया जाए, नीति का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो नीति का पूरा नाम हो जाता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम होता है। इसको हम लोग भारत का थिंक टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का थिंक टैंक कहते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है
है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना, वैसा देश जहां पर क्या हो, है ना, कुछ चीज वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण हो। जहां पर सरकार और पूंजीपति दोनों मिल करके शासन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। यानी वैसा देश जहां पर कुछ चीज क्या हो, सरकारी हो, और कुछ चीज प्राइवेट हो, तो उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। और कहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में। यहाँ पर पूंजीपति का शासन होता है तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। ये जो भारत है अपना, यहाँ पर ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर सरकार और पूंजीपति दोनों मिल करके काम करता है। यहाँ पर क्या होता है? सरकार और पूंजीपति दोनों मिल करके क्या करता है? काम करता है। तो भारत जो है क्या हो गया? ये हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। क्या हो गया? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अब जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा या प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, यानी जिस देश के पास पैसा ज्यादा होगा या वहां के लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, तो उस देश को हम लोग क्या कहेंगे? उस देश को अविकसित देश कहेंगे? नहीं, है ना। पैसा कम होगा तब कहेंगे अविकसित देश। अगर राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो कहेंगे अविकसित देश। अगर अधिक है तो क्या कहेंगे? अधिक है तो कहेंगे विकसित देश। अगर, है ना, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे विकसित देश। क्या कहेंगे? विकसित देश कहेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे विकसित देश, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है ना। बीमारू राज्य किसको कहा जाता है? जिसका बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है ना। वैसे राज्य जिसका बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीमारू राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? बीमारू राज्य कहेंगे। जैसे BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, है ना, आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ये सब जो है क्या हो गया? बीमारू राज्य हो गया, है ना। तो इसमें से करा बिहार तो बीमारू राज्य में आ गया, है ना। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य हो गया, उड़ीसा भी बीमारू राज्य में आ गया। लेकिन ये जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य कौन है? बीमारू राज्य अभी हम लोग देखे हैं बीमारू। BI से बिहार, BI से बिहार, तो बिहार इसमें शामिल है। M से मध्य प्रदेश ये भी है। U से उड़ीसा यहाँ हम ले सकते हैं, ये भी है। तो ये सभी जो है बीमारू राज्य है। ये सभी के सभी क्या है? बीमारू राज्य है। ये सभी के सभी क्या है? बीमारू राज्य है ना। नेक्स्ट है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? पहले हम लोग के यहाँ योजना आयोग था, है ना, 1950 में बना था। इसका काम था पंचवर्षीय योजना को बनाना। लेकिन 2014 में इसको भंग करके और 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? तो 1 जनवरी 2015 को, है ना, नीति आयोग का स्थापना किया गया। किसका? नीति आयोग का स्थापना किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके अध्यक्ष भी भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन कब किया गया था? 1952 में, 1952 में, है ना। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, है ना। और ये राज्य और केंद्र के बीच तालमेल बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या किया गया था? गठन किया गया था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, है ना। चलिए तो यहां तक हम लोग 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। बताएंगे आप सब लोग 10 तक में कोई दिक्कत? 10 तक में कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य मतलब जिसका विकास नहीं हुआ है, जिसका विकास कम हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे पिछड़ा राज्य, है ना। तो पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली। तो ये पंजाब का विकास हुआ है, केरल का भी हुआ है, दिल्ली का भी हुआ है, लेकिन अपना बिहार जो है इसका विकास बहुत ही कम हुआ है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? पिछड़ा राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? पिछड़ा राज्य कहेंगे। बिहार प्रति व्यक्ति आय में कम, है ना, शिक्षा में कम, स्वास्थ्य में कम, सब में कम है। नहीं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? ये बीमारू वाला तो क्वेश्चन एक आता ही आपके एग्जाम में। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो हम लोग देख चुके हैं BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, है ना। तो बिहार अपना बीमारू राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। ये कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है बीमारू राज्य नहीं है, है ना।
नेक्स्ट आपका है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में, एक जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है इसमें सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें, है ना, जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो। किसका नियंत्रण हो? सरकार का नियंत्रण हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश, है ना। तो जहां पर सरकार के हाथ में सब कुछ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे। तो जहां पर सब कुछ सरकार के हाथ में होगा वो क्या चीज पर क्या चीज के लिए काम करेगा सरकार? आर्थिक स्वतंत्रता, सब लोगों को आर्थिक आजादी देने का काम करेगा, या उत्पादन कुशलता, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री वगैरह लगाने का काम करेगा, अधिकतम लाभ अर्जन, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने का काम करेगा, या लोक कल्याण यानी लोगों के कल्याण पर ध्यान देगा। तो जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा वहां पर लोगों के कल्याण पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्या चीज पर? लोगों के कल्याण पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारतीय योजना आयोग, है ना। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो जिस समय योजना आयोग बना था, है ना, उस समय भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो अभी कौन है प्रधानमंत्री हमारे देश के? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी, है ना, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले पीएम है, भारत के ये क्या है? पहले पीएम है, पहले प्रधानमंत्री है ना, पहले प्रधानमंत्री ये भारत के हैं, ठीक है। तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री है, इसीलिए जो है ना, ये क्या हो गए? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी हो गए, है ना। नेहरू जी को हम लोग चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और 14 नवंबर, है ना, 14 नवंबर को इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति हम लोग किसको कहते हैं? तो हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि के उत्पादन में वृद्धि। कृषि के उत्पादन में वृद्धि, क्रांति कहीं पर लग जाए इसका मतलब क्या है? वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि, है ना। और हरित क्रांति ये क्या चीज से संबंधित है? कृषि से। तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। और हरित क्रांति 1967-68 में आया था, 1967-68 में आया था, है ना। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को हम लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और हरित क्रांति जो है इसका सबसे अधिक प्रभाव पंजाब और हरियाणा में पड़ा था। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? पंजाब और हरियाणा में, है ना, पंजाब और हरियाणा में। और सबसे अधिक प्रभाव इसका किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं के फसल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के फसल पर पड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का मतलब है कृषि के उत्पादन में वृद्धि। और कृषि किस क्षेत्र में आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित हो गया? हरित क्रांति आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो गया, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है, बिहार अपना कैसा राज्य है? बिहार जो है एक उद्योग प्रधान राज्य है। यहाँ उद्योग ज्यादा है, फैक्ट्री ज्यादा है, या पशुपालन प्रधान है, खाली पशु ही है, या खनिज है, या कृषि प्रधान है? तो हमारा राज्य बिहार जो राज्य है ये कृषि प्रधान है ना। बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है? बिहार राज्य का राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार बिहार के क्या है? मुख्यमंत्री है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, मतलब यहाँ पर सब कुछ पूंजीपति के हाथ में है? नहीं, गलत। समाजवादी है, मतलब यहाँ पर सब कुछ सरकार के हाथ में है? नहीं। साम्यवादी है? नहीं। क्या है? मिश्रित है। हमारा जो अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, मतलब सरकार और पूंजीपति दोनों मिल करके जो है ना, दोनों मिल करके भारत को चलाते हैं। कुछ चीजों पर कुछ चीज मतलब हर चीज सरकार के हाथ में भी है और हर चीज पूंजीपति के हाथ में भी है। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था वो कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? हम लोग देखें अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? कृषि सही है, पशुपालन सही है, मछली पालन ये भी होगा, खनन मतलब खुदाई करना ये भी इसी क्षेत्र में आता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा तीनों, है ना। याद रखिएगा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, है ना, खनन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना है, तो भारत का आबादी है 121 करोड़, है ना। 121 करोड़ भारत का आबादी था 2021 की जनगणना के अनुसार, है ना। दुनिया में, विश्व में भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान पर है, तो जनसंख्या के मामले में हम लोग जो है नंबर 2 पर है। 1 नंबर पर कौन है, चीन, और 2 नंबर पर कौन है, भारत, है ना। तो जनसंख्या के मामले में हम लोग, भारत जो है पूरा विश्व में 2 नंबर पर है, अभी आगे 1 नंबर पे निकल गया है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना, मतलब क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, किसको कहते हैं, तो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो, जहां पर सरकार के हाथ में सब कुछ हो, तो उसको क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थ। मूल्य तंत्र मतलब बाजार के लिए काम करेगा नहीं। सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण मतलब समाज के लोगों का कल्याण के लिए काम करेगा, सही, है ना। साधन का निजी स्वामित्व मतलब वो सब कुछ प्राइवेट कर देगा, नहीं। तो क्या हो जाएगा, सामाजिक कल्याण यानी लोक कल्याण के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए काम करेगा। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है ये किसके लिए काम करता है, तो ये लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए यानी समाज के कल्याण के लिए काम करता है ना। चलिए यहाँ तक हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। बताएंगे आप सब लोग 20 में से आप लोग का कितना, है ना, सही हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट करा है, ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है ना। ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है, ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है, समावेशी विकास से, है ना, समावेशी विकास से, या आधारभूत संरचना से, या सतत विकास से, या आर्थिक विकास से। सबका मतलब आपको पता होगा, सबका मतलब आपको हम बता चुके हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन में, है ना। तो ब्रटलैंड जो आयोग है ये सतत विकास से संबंधित है, किस चीज से, सतत विकास से। सतत विकास किसको कहते हैं, है ना, वैसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ, है ना, भविष्य को ध्यान में रख करके विकास किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं, है ना। वैसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ कहां पर, भविष्य, भविष्य को ध्यान में रख करके जो विकास किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सतत विकास, है ना। तो ये ब्रटलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, सेवा क्षेत्र ये तीसरा क्षेत्र में आएगा, औद्योगिक क्षेत्र ये दूसरा क्षेत्र में आएगा, कृषि क्षेत्र जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास, है ना, संभव नहीं है, यह कथन किसका है। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति और वैज्ञानिक भी थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हीं का कहना था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है ना। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये किसका कहना है, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है ना। चलिए नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है। हम लोग को पता है कि आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र कृषि, दूसरा क्षेत्र बोले तो उद्योग, और तीसरा क्षेत्र बोले तो सेवा, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन टपकेगा ही आपके एग्जाम में, है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है, समझ गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था, है ना। और योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, कब, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। खेती का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। हम लोग को पता है कि योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था, है ना। अलग अलग पंचवर्षीय योजना बनाया गया, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनाया गया। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो पहला पंचवर्षीय योजना अगर हम लोग बात करें तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था, है ना। और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना है 12वां पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक था, 2012 से लेकर के 2017 तक ये आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तब बोल रहा है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। हर पंचवर्षीय योजना में कुछ उद्देश्य रखा जाता था कि इस साल हम इस 5 साल में क्या करना है। तो पहला जो 5 साल था, है ना, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक था, 1951 से 56 तक था, है ना, 1951 से 56 तक था। इसमें जो है क्या किया गया, है ना, तो इसमें इसमें जो है ना, इसमें जो है कृषि के विकास पर बल दिया गया, बोला गया इसमें क्या किया जाएगा, कृषि का विकास किया जाएगा, है ना। चलिए हाँ, चलो। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी लोग। थोड़े कम गुस्से में है या ज्यादा गुस्से में हैं।
ठीक है ना। पता है भी क्या हुआ है? साइंस का प्यारे बच्चों पेपर हुआ है, और जिसमें से आज फिजिक्स का पेपर था, और पूरा पेपर जीओडी हो चुका है। आप जाके कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा पेपर जीओडी हो चुका है। और पहली बार अभी तक के प्यारे बच्चों, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ या जब से मैं देख रहा हूँ शिक्षकों को पढ़ाते हुए, आर्ट सेक्शन में, जो कि मनीष सर का सेक्शन है, वहाँ बाबुल सर जो हैं आर्ट्स में, जब आप लोग जाइएगा अभी इंटर में, आप लोग क्या लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए एक बार। साइंस या आर्ट्स लीजिएगा। आर्ट्स वाले में आप लोग को पता है कि पिछले बार भी जो टॉपर है दिशा से थे, रैंक 1 रैंक 2, और इस बार भी पूरा फील्डिंग सेट है बच्चों। यानी बच्चों ने ज्योग्राफी में ऐसा मतलब हुआ है पेपर, मतलब समझिए 100%। ठीक है, आप लोग को नहीं पढ़ा पाए, रात में हम लोग सोए नहीं थे, जैसा कि सर बताए बहुत ज़्यादा हम लोग सोए नहीं थे। कुछ कुछ चीज़ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम लोग सो नहीं पाए, दिन में भी हम नहीं सो पाए, है ना। आप लोग क्लास मॉर्निंग में लेंगे, ठीक है, पहले उन लोगों का क्लास ले लेंगे मॉर्निंग में, 5 बजे से क्लास उन लोगों का है। आप लोगों का क्लास 6:30 नहीं, 6:30 भी नहीं, 7 बजे लेते हैं, ठीक है ना। और कोई 7 से कल आप लोगों का क्लास लेते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। साइंस, ठीक है ठीक है, साइंस लेते हैं कल, पक्का साइंस लेते हैं, 100% कल साइंस लेते हैं, ठीक है। बाय। ओ अच्छा, वो साइंस लिख रहा है वो। अच्छा, जो हम पूछे पहले क्या ले रहे हैं वो, अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा समझ गया मैं, है ना। अभी आर्ट्स का पेपर है बच्चों मेरा, है ना, बच्चों का हिंदी है कल, तो इसलिए हम जा रहे हैं उधर वो उन लोगों का क्लास लेने के लिए। आप लोगों का क्लास कर लेंगे, ये भी क्लास जरूरी था। ऐसे अगर हम लेते तो सर नहीं लेते, बात यही था दोनों। तो यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन के साथ साथ कुछ संभावित प्रश्न है उसको भी बता रहे हैं कि आगे जो बोर्ड पे अभी हम लिख रहे हैं ये सब आगे आपको पूछा जा सकता है कि कुल कितना पंचवर्षीय योजना था, 12। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 1951 से 56 तक, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 2012 से 17 तक, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट को किसके निर्देशन में तैयार किया गया था, तो महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। महबूब उल हक के निर्देशन में इस रिपोर्ट को क्या किया गया था, तैयार किया गया था, है ना। ये जो आपका रिपोर्ट है महबूब उल हक के निर्देशन में क्या किया गया था, तैयार किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। इस रिपोर्ट में जो विकास का दर होता है वो कितना से कितना के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है ना। और इसके 3 सूचक होता है, मानव विकास रिपोर्ट का 3 सूचक होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। इसमें 3 चीज चेक किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों चीज जो है इसके अंतर्गत चेक किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट, या इसके जगह लिख सकता है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया। तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 ईस्वी में जारी किया गया था, 2002 ईस्वी में, और योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा, योजना आयोग जो है हमारा भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट बनाया था, योजना आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था। और इसमें नंबर 1 पर, है ना, नंबर 1 पर कौन था, तो केरल नंबर 1 पर था। और नंबर अंतिम में कौन था, तो बिहार नंबर अंतिम में था। बिहार जो है नंबर अंतिम में था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था 2002 ईस्वी में, है ना, योजना आयोग के द्वारा। पूछा जाए किसके द्वारा, तो योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया था, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा, है ना, प्रस्तुत की। सतत पोषणीय विकास का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया। सतत पोषणीय विकास मतलब वैसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रख करके विकास किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय विकास, है ना। वैसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रख करके विकास किया जाता है, तो उसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। और सतत पोषणीय विकास का जो अवधारणा है ये ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा जो है क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो भारत का पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई, योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट आपका है कि गरीबी रेखा का निर्धारण गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए जो इसका कैलोरी मापदंड है ये दिया गया है योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा बताया गया कि अगर गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी, है ना,
अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम भोजन करता है तो वह क्या है, गरीब है। 2400 कैलोरी अगर उसको भोजन नहीं मिल रहा है तो वह गरीब है। अगर शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति जिसको 2100 कैलोरी भोजन नहीं मिल रहा है तो वह गरीब है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गांव में रहने वाला लोगों को कितना कैलोरी भोजन चाहिए, 2400 कैलोरी। शहर में रहने वाला लोगों को कितना भोजन चाहिए, तो 2100 कैलोरी, है ना। गांव में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा भोजन चाहिए, है ना। शहर में जो है थोड़ा सा कम मेहनत है इसलिए थोड़ा कम भोजन में काम चल जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन, है ना, किया गया, या मानव विकास सूचकांक बनाया गया, या राष्ट्रीय आय समिति बनाया गया, या योजना आयोग बनाया गया। तो हम लोग को पता है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, तो 1949 इसके लिए आप याद रखिएगा, है ना। 1949 इसके लिए आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ना। चलिए, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 33 कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन मतलब खुदाई, इसको किस क्षेत्र में रखते हैं, तो खुदाई जो है आपका ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाता है ना। आपका कृषि, पशुपालन, मछली पालन के साथ साथ खनन हो गया, शिकार हो गया, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। एक और इसके लिए स्पेशल याद रखिएगा, शिकार, है ना। शिकार भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, कृषि क्षेत्र के ही अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए, है ना, बढ़े आगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सी आर्थिक क्रियाएं ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख होती है। गांव के लोग क्या करते हैं ज्यादा, प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं यानी कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, कि द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं यानी उद्योग क्षेत्र में काम करते हैं, कि तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं यानी सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। तो गाँव के ज्यादातर लोग खेती करते हैं और खेती जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। गांव के ज्यादातर लोग कृषि करते हैं और कृषि कहाँ आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख क्या है, प्रमुख कृषि है। क्या है, प्रमुख कृषि है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है। तो आपको हम बता चुके थे, अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का आपसे पूछा जा सकता है, तो पहली का आपको 1951 से 56, एगो अंतिम वाला याद रखिएगा, अंतिम जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया हमसे, 11वीं पूछ लिया, तो 11वीं पूछ लिया तो इससे 5 साल बैक चल जाएंगे, तो 2007 से 2012 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2007 से 2012, ये हो गया 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि हो गया। इसी तरीका से आपसे दूसरी पूछ लिया जाए तो इसके 5 साल आगे चल जाएंगे, नहीं। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली का उत्पादन करना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आपका कोई भी चीज का उत्पादन करना है, ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। कोई भी चीज का निर्माण करना है, कोई भी चीज का उत्पादन करना है, तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गैस और बिजली का उत्पादन आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपका है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा होता है उसको हम लोग कौन सा विकास कहेंगे, है ना। वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, है ना, समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समावेशी विकास कहेंगे। क्या कहेंगे, समावेशी विकास, मतलब समान रूप से विकास, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा होता है उसको क्या कहते हैं, समावेशी विकास। मतलब वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों का, है ना, समान रूप से क्या होता है, विकास होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं समावेशी विकास। क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय जारी किया गया था, और यह योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया, है ना। नेक्स्ट आपका है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, है ना, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। इसमें जो है किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक योगदान पूछा जाए तो सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, और सबसे कम पूछा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। तो सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो तृतीय क्षेत्र मारेंगे, कौन, तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है ना।
सकल घरेलू उत्पाद में यानी देश के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है ना? सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है ना, यानी सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में मतलब देश के लिए प्लान बनाने में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? 2025 का क्वेश्चन है ना, 2025 का क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपका कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? बोल रहा है कि किस संस्था का गठन आर्थिक नियोजन में मतलब देश के लिए प्लान बनाने में राज्यों का भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? राज्यों का भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है। योजना आयोग हमारा एक संस्था बना था, लेकिन इसमें सिर्फ देश के प्रधानमंत्री होते थे, इसके अध्यक्ष, इसमें सभी राज्य के लोग नहीं शामिल थे, है ना। तो इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। बाद में जाकर के इसमें क्या किया गया, सभी राज्य के मुख्यमंत्री को इसका सदस्य बनाया गया और अध्यक्ष तो इसमें रहेंगे ही, अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री रहेंगे ही, है ना। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया। कब किया गया? 1952 में किया गया। और ये क्या करता है, ये जो है योजना को अनुमोदित करने का काम करता है, योजना को ये अप्रूव करने का काम करता है कि कौन सा योजना लागू होगा, कौन सा योजना नहीं लागू होगा, ये जो है पास करने का काम करता है। इसके बाद जो है योजना कहाँ जाता है? योजना आयोग के पास जाता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन 1952 में किया गया और इसमें इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसके सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं। ठीक है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए तो याद रहेगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन कब बनेगा? जब कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा तब, नहीं है ना, समझ गए? नहीं तो बनेगा, बुझाएगा, रट्टा मारने से क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है ना। तो इसका गठन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, बाद में जाकर के राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? घर से कोई गेट से आया और डरा दिया, इसीलिए डर गए। चलिए, है ना। नंबर में हम क्या लगा दिए? कौन 36 नंबर है? 7 से 12 बिल्कुल सही तो है यार, 7 से 12 ही तो लगाया है, क्या लगा दिए? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12, ठीक तो है, 2007 से 12, है ना। ये 11वीं का है, 12वीं 12 से 17, ठीक तो है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कहाँ 7 से 12 ही नहीं लगाए हैं, क्या लगाए हैं? नेक्स्ट आपका है निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक गतिविधि किसको कहते हैं? आर्थिक गतिविधि मतलब जिससे रुपया पैसा आएगा उसको आर्थिक गतिविधि कहेंगे, जिससे रुपया पैसा नहीं आएगा उसको क्या कहेंगे? गैर आर्थिक गतिविधि, है ना। जैसे कह रहा है कि आर्थिक गतिविधि क्या है, तो ये कृषि से रुपया पैसा आएगा, सही बात है। संचार, इससे भी रुपया पैसा आएगा, सही बात है। परिवहन, इससे भी रुपया पैसा आएगा, सही बात है। ये गरीबी से रुपया पैसा आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया गैर आर्थिक गतिविधि। क्या हो गया? गैर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है, एचडीआर रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है ना, एचडीआर रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है ना, ये किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है? तो एचडीआर रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें 3 चीज देखा जाता है, इसमें 3 चीज देखा जाता है ना। इसमें 3 चीज देखा जाता है, क्या क्या देखा जाता है? तो शैक्षिक स्तर मतलब शिक्षा, कितना पढ़ा लिखा है यहाँ का लोग, स्वास्थ्य का स्थिति मतलब यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य का स्थिति क्या है, और प्रति व्यक्ति आय यहाँ के लोगों का इनकम कितना है। ये तीनों चीज को जोड़ दिया जाता है, तब बन जाता है एचडीआर रिपोर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एचडीआर रिपोर्ट बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है ना। नेक्स्ट है निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? बिहार के विकास में बाधक क्या है? गरीबी, है ना, बेरोजगारी या बाढ़ या इनमें से सभी? तो बिहार के विकास में बाधक कहीं ना कहीं गरीबी भी है। हमारे यहाँ अभी भी, है ना, 40% से अधिक लोग क्या हैं? गरीब हैं। नहीं, उसके बाद बेरोजगारी भी है, बेरोजगारों का तो यहाँ भरमार पड़ा हुआ है, बेरोजगारों का यहाँ भरमार पड़ा हुआ है। नहीं, अब बाढ़ तो हर साल बिहार में आता ही है, बाढ़ को तो हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, नहीं, है ना। तो ये जो है गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, इन सभी के कारण बिहार क्या है? पीछे है। इन सभी के कारण बिहार पीछे है। नेक्स्ट है कि किस देश का एचडीआई रैंक
भारत से अच्छा है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? ऐसा कौन सा देश है जिसका HDI रैंक क्या है, भारत से अच्छा है ना? तो नेपाल का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का या म्यांमार का? तो बताइएगा किस देश का HDI रैंक भारत से क्या है, अच्छा है ना? कौन सा देश है जिसका HDI रैंक भारत से अच्छा है ना? बताइए किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? अपना पड़ोसी देश में नेपाल, श्रीलंका, है ना? नेपाल आपका हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना? पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया। इन सभी देशों में जो है किस देश का, है ना, HDI रैंक भारत से आगे है? तो श्रीलंका भारत से आगे है, याद रखिएगा। श्रीलंका जो है अपना पड़ोसी देश है और ये क्या है, भारत से आगे है। श्रीलंका भारत से आगे है ना? नेक्स्ट आपका है कि बर्टलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बर्टलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास से, गरीबी से, बेरोजगारी से या समावेशी विकास से? तो आपको याद रखना है कि ये सतत विकास से संबंधित है, ये आप याद किए होंगे। लेकिन यहाँ पर सतत विकास की जगह क्या दे दिया, धारणीय विकास दे दिया। 2025 का क्वेश्चन है ना, इसीलिए तो यहाँ पर सतत विकास, पहले अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसा पढ़े हैं जिसमें दिया हुआ था कि जो बर्टलैंड आयोग है ये किससे संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। लेकिन 2025 में यहाँ पर क्या लिखा गया, धारणीय विकास। क्या है, धारणीय विकास से संबंधित है। तो धारणीय विकास मतलब वही है सतत विकास, धारणीय विकास मतलब सतत विकास। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 2008-9 में भारत के लोगों का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था, एवरेज प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 25,494 रुपए ये भारत के लोगों का औसत प्रति व्यक्ति आय है 2008-9 के अनुसार। किसके अनुसार? 2008-9 के अनुसार, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है ना? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ये जो कर होता है दो प्रकार का होता है। कर मतलब क्या होता है, टैक्स होता है दो प्रकार का, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। एक क्या होता है, प्रत्यक्ष कर, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? तो ऐसा कर जिस पर लगता है उसी को देना पड़ता है तो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष कर, और ऐसा कर जिस पर लगेगा वो नहीं देगा, कोई और देगा तो उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष कर, नहीं है ना? तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, आय कर मतलब इनकम टैक्स। अगर आप इनकम आप कर रहे हैं तो पैसा भी आप ही को देना पड़ेगा सरकार को, नहीं? तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष कर हो गया, है ना? बाद बाकी उत्पाद कर, बिक्री कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर है ना? ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में है? सबसे अधिक पूछे तो गोवा, सबसे अधिक पूछे तो कहाँ हो जाएगा, गोवा का सबसे अधिक है, और सबसे कम पूछे तो कहाँ है, बिहार। तो कम वाला पूछ लिया है तो आगे अधिक वाला भी चांस रहेगा। तो आपको याद रखना सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है, बिहार का, और सबसे अधिक किसका है तो गोवा का। सबसे कम बिहार का, सबसे अधिक जो है गोवा का है ना? सबसे अधिक गोवा का है, याद रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश को क्या कहेंगे? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा उसको कहेंगे अविकसित देश, और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसको कहेंगे विकसित देश। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अविकसित देश। तो आपको याद रखना है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको विकसित देश कहा जाता है। जैसे अमेरिका, जापान, ये सब क्या है, विकसित देश है, क्योंकि इसका राष्ट्रीय आय क्या है, अधिक है, इसका राष्ट्रीय आय अधिक है ना? तो इस तरीका से हम लोग 50 क्वेश्चन को, है ना, कंप्लीट कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन को यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? एक बार आप सब लोग बताएंगे कि 50 में आप लोग का, है ना, कितना सही हुआ, 50 तक में आप लोग का कितना सही हुआ, एक बार जल्दी सब लोग बताएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? और पूरे इकोनॉमिक्स